देखो यार, पूरी फिजिक्स में हमें मोटा मोटा कहा जाए इसे दो ही चीज पढ़नी है। पहला रेस्ट और दूसरा मोशन। रेस्ट और मोशन, पूरी 11 12 की फिजिक्स में बस यही पढ़ना है, रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन। जब मोशन चार्ज पार्ट मतलब मास का हो तो उसे हम काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। जब मोशन चार्ज का हो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। अगर रखा हुआ चार्ज रेस्ट चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैट, और अगर मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। समझ रहे हो? तो वही सारी ब्रांचेज हैं। तो सिंपल हमारी दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में पूरी जो कहानी घूमती है वो रेस्ट और मोशन के अबाउट घूमती है। ठीक है ना यार? तो रेस्ट और मोशन में अब कौन कौन रहेगा रेस्ट में, कौन मोशन में रहेगा, ये डिपेंड करता है। वो चैप्टर वाइज अलग अलग हो जाता है। जब चार्ज रोटेट करता है ना, जब चार्ज मोशन में होता है तो उसे हम करंट कह देते हैं। ठीक है? और जब चार्ज रुका हुआ होता है तो हम उसे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लेते हैं उसमें। समझ रहे हो? लेकिन अगर जब चार्ज रुका हुआ है, मतलब अगर सिर्फ हम चार्ज के मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम काइनेमेटिक्स कह देते हैं। अगर चार्ज का चार्ज कह रहा हूँ, बॉडी का मोशन के बारे में बात करते हैं तो उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स। और बॉडी के कॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं तो उसे कहते हैं डायनेमिक्स। समझ रहे हो? सिंपली व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स इज सिंपली द स्टडी ऑफ द, अरे यार ये तो बहुत लाइट है, द स्टडी ऑफ मोशन, द स्टडी ऑफ मोशन is called kinematics, is called kinematics। मोशन की स्टडी को काइनेमेटिक्स कहते हैं। और डायनेमिक्स किसको कहते हैं? मोशन के कॉज की स्टडी को। ठीक है? और डायनेमिक्स के बारे में अगर मैं पूछूं डायनेमिक्स तो क्या होगा? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। बोला गया ठीक है, काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन। और सबसे बड़ा सवाल यही है, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। ठीक है? तो पहले रेस्ट और मोशन को समझ लें। बोलो, रेस्ट और मोशन को समझ लें। सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं। नहीं, देखो, कहानी से, कहानी से। किससे? कहानी से। अब इधर देख लो, मान लो, क्या मान लें? ये है अंगूरी भाभी। कौन है? हैं? लिख दे। और ये रहा अपना विभूति, विभूति। दो बाल रह गए बस सर पे इसके। ठीक है? ये कौन है? विभूति। अब अंगूरी भाभी जा रही है बस में। किस में जा रही है? बस में। किसके साथ जाएंगे अंगूरी भाभी बस में यार? अबे यार, अपने हस्बैंड के साथ। इनका हस्बैंड का नाम क्या है बेटा? तिवारी जी। बहुत जल गया। ये जा रहे हैं तिवारी जी के साथ। तिवारी जी बैठे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं अंगूरी भाभी देखकर। आए? और बस चल रही है इधर रफ्तार से, किसी भी स्पीड से चल रही है। ठीक है? लेकिन ये जो है कौन? विभूति। ये कहाँ बैठे हैं? ग्राउंड पे। ठीक है? ये देख रहे हैं, बस इधर नहीं भेजते, बस उधर भेजते हैं। चलो, बस इधर भेजते हैं। अच्छा, इनका भी नाम लिख देते हैं। ये है मिस्टर तिवारी, मिस्टर तिवारी। और ये कौन है? मिसेस तिवारी। तो मिस्टर तिवारी और अंगूरी भाभी दोनों कहाँ जा रहे हैं? बस में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ठीक है? ये गिरा जा रहा है। एक मिनट, एक मिनट। अब सही है? ऐसे नहीं, ऐसे लगाते हैं, है ना? थोड़ा सा कल कम है ना, बस। और आ जाओ। अब बताओ, जल्दी से बताओ, अंगूरी भाभी के रेस्पेक्ट में या मिस्टर तिवारी के रेस्पेक्ट में अंगूरी भाभी कहीं जा रही हैं? है? वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथी हैं अंगूरी भाभी, तो है ना? अंगूरी हमारे साथी हैं, और अंगूरी कह रहे हैं कि क्या लड्डू के भैया भी इनके साथ हैं। ठीक है? लेकिन
लेकिन हमारे विभूति भाई साहब को क्या लग रहा है, ये अंगूरी भाभी जा रही हैं, अंगूरी भाभी हमें छोड़ के जा रही हैं, बेचारे इसका रोता हुआ मुंह बना देते हैं, अंगूरी भाभी से छोड़ के जा रहे हैं, है ना। और ये मिस्टर तिवारी हंस रहे हैं कि अंगूरी कहीं जा ही नहीं रही है। अब बताओ ये इल्यूजन कैसे सॉल्व हो, अंगूरी भाभी कहीं जा रही है या अंगूरी भाभी कहीं रुकी हुई है? रुकी हुई है पर जा रही है। अरे किसके रेस्पेक्ट में जा रही है, किसके रेस्पेक्ट में जा रही है? हाँ, अंगूरी भाभी विभूति के रेस्पेक्ट में तो मूव कर रही है, लेकिन तिवारी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। ऐसा क्यों? यानी एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। पक्का? बोलो, नहीं ना बोलोगी? क्या है? अंगूरी भाभी के रेस्पेक्ट में तिवारी जी भी रेस्ट में है, क्या विभूति जी रेस्ट में है अंगूरी भाभी के रेस्पेक्ट में? सही है। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले स्टेटमेंट, सबसे जोरदार स्टेटमेंट क्या? अबे मारकर खुल जा भाई। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब रेस्ट में बताते हैं तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जरूर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अंगूरी भाभी, विभूति नारायण और मिस्टर तिवारी का एग्जाम्पल समझ लिए थोड़ा सा। क्लियर? तो इसका मतलब रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? ये दोनों चीज डिफाइन होंगी जब जब हम एक फिक्स्ड कर देंगे किसी पॉइंट को, किसी पॉइंट को, और उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन दे देंगे, उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन दे देंगे। तो सब सिंपल सी अगर मैं बात कहूं कि अगर मैं विभूति की पोजीशन को 0 मानता हूं तो अंगूरी भाभी की पोजीशन मतलब कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, समझ रहे हो? तो इसके रेस्पेक्ट में जब पोजीशन चेंज हो रही है तो बॉडी किसमें है? मोशन में। बॉडी किसमें है? मोशन में। और अगर मैं मिस्टर तिवारी को रेफरेंस मान लूं, इसको 0 पॉइंट दे दूं, ठीक है, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, तो बॉडी किसमें है? रेस्ट में। तो ये किस पे निर्भर कर रहा है? ओनली ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओनली ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, it only it depends on frame of reference, it depends on frame of reference, it depends on frame of reference। अब यही तो पढ़ रहा है, रेस्ट एंड मोशन तो पढ़ लेंगे, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये तो जान लें। क्यों? बोलिए, चलिए आओ अब देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अच्छा, एक मिनट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख ले भाई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई एक फिक्स्ड पोजीशन है, पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है, क्या है? हाँ, वेरी गुड। ये क्या है? पोजीशन है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस पोजीशन से नाप रहे हैं, किस पोजीशन से नाप रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट from where distance or change in position is observed, or change in position is observed। It is a fixed point from where distance or change in position is observed। For example, ये है हमारी लैम्बोर्गिनी, ठीक है, ये क्या है? लैम्बोर्गिनी। यहाँ पे तुम बैठे हो, यहाँ मैं बैठा हूं, दो ही आते तो दो ही बनाए हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं बनाए हैं। और ये मस्त चल रही है, क्या चल रही है? मस्त चल रही है। अगर यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ क्या है? पेड़। अगर हम पेड़ को रेफरेंस मान लें, अगर हम पेड़ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर पेड़ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें तो बताओ ये जो कार है
ये इसकी तरफ आ रही है, बोलो, ये कार जो है इसकी तरफ आ रही है, इसका मतलब ये कार जो है, ये कार जो है वो मोशन है, कार इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू, WRT मतलब क्या, विद रेस्पेक्ट टू किसके, ट्री के। अगर इसको 1 नंबर आदमी दे दूं, इसको 2 नंबर आदमी दे दूं, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कार इज इन मोशन, कार इज इन मोशन, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर मैं तुम्हें स्टेटमेंट ये दे दूं, कार इज इन मोशन, क्या ये स्टेटमेंट सही है? पक्का? पक्का? लेकिन ये गलत है। अब सुन लो, सुन लो, क्यों? कार इज इन मोशन, तुम रेफरेंस पॉइंट तो बताए नहीं, अगर 1 के रेस्पेक्ट में देखूं तो कार तो वही है, समझ रहे हो? तो इसमें क्या है, इट इज रॉन्ग, कहना गलत होगा। हालांकि इंग्लिश के अनुसार स्टेटमेंट सही है, लेकिन इंग्लिश की भाषा में ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वी हैव टू फर्स्ट, we have to first fix frame of reference, we have to first fix frame of reference। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, कार इज इन मोशन, कार इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ट्री, ठीक है, और कार इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू 1 और 2, समझ रहा है? यानी 1 और 2 के रेस्पेक्ट में कार कहीं गई नहीं, वो वहीं पे वो बैठे हैं, वहीं कार है ना, लेकिन ट्री के रेस्पेक्ट में तो कार गई। तो यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी है, रेस्ट में भी है, तो क्या झोल बलेला है? तो वो सारा खेल किसका है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। वो किसका क्या सारा खेल है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। यानी एक ही व्यक्ति एक ही समय पे रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, समझ रहे हो? बोलो पक्का? अच्छा चलो एक एग्जांपल और देते हैं। हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर करता है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है? अच्छा जरा मुझे बताओ, ये है तुम्हारी चेयर, है ना, और यहाँ तुम बैठे हो एकदम खड़े हो, एकदम खड़े, क्लियर, और सीधे खड़े हो मौन अवस्था में, ठीक है? ये तुम हो और ये चेयर पे मौन अवस्था में खड़े हो। बताओ क्या तुम रेस्ट में हो? अगर अपने रूम में बैठे हो, रूम में जाहिर सी बात है कोई चल तो रहा नहीं है ना, क्या तुम रेस्ट में हो? बोलो। तो अगर मैं कह दूं पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो बताओ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं पूछूं रूम के रेस्पेक्ट में, रूम की वॉल के रेस्पेक्ट में, क्या ये बॉडी रेस्ट में है? बोलो। क्या ये मोशन में भी हो सकती है? कैसे? किससे? ये कौन है पहले ये बताओ, इसका नाम रख देते हैं लड्डू, ठीक है, क्लियर? तो ये बैठा है रूम में, तो विद रिस्पेक्ट टू रैम मैं कह दूं कि लड्डू इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वॉल ऑफ रूम, बट लड्डू इज इन मोशन with respect to sun, with respect to sun। क्यों? sun is moving। अरे यार ये सन है, बोलो, ये सन है और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी यहाँ पर 1 2 3 तीसरे पे होता है? पक्का? ये अर्थ है, तो अर्थ घूम रही है कंटिन्यूअसली एक्सिस पे अपने पे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे जो रुका हुआ है वो सन के रेस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन अर्थ के ही रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। अर्थ के ही रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। जैसे कि अगर अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो मैं जमीन के रेस्पेक्ट में कहाँ हूँ? रेस्ट पे, क्योंकि मेरी जमीन की कंटिन्यूअसली पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं सन के रेस्पेक्ट में कहा हूँ या जुपिटर के रेस्पेक्ट में कैसा हूँ? आंसर इज मोशन। समझ रहे हो? तो सिर्फ खेल किसका है? देखने वाले का, देखने वाली जगह का। क्लियर है? तो उसी को क्या कहते हैं हम? फ्रेम ऑफ
रेफरेंस, उसी को क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो क्या ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हें परेशान करेगा? बोलिए। के लिए हमने सबसे पहले क्या समझा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब रेस्ट और मोशन पे चलते हैं, पक्का? चलो ठीक, चलो इधर देख लो। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन? The defined place, the defined place or distance from frame of reference, from frame of reference, from frame of reference. The defined place or distance from frame of reference, from frame of reference. अब if रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है? अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो वो बॉडी कहाँ कहलाएगी? रेस्ट में। किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बॉडी कहाँ कहलाएगी? फ्रेम ऑफ मोशन में। किसमें कहलाएगा? मोशन में। किसके रेस्पेक्ट में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं कह सकता हूं इफ बॉडी, इफ पोजीशन of a body, if position of a body is not changing with respect to time, then body is said to be in rest. Body is said to be in रेस्ट। और इसी का उल्टा कि अगर पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रेफरेंस से, अगर पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रेफरेंस में, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन बॉडी इज इन मोशन। देन बॉडी इज इन मोशन। अगर हमें रेस्ट और मोशन के बारे में किसी भी बॉडी का आइडिया लगाना है, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा? वी हैव टू फिक्स द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वी हैव टू फिक्स द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर मैं कहूं, एक नोट लिख दूं, नोटेबल पॉइंट लिख देता हूं कि टू आइडेंटिफाई द बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन, टू आइडेंटिफाई दैट द बॉडी is in, to identify that the body is in rest or motion, to identify that the body is in rest or motion, first we have to fix frame of reference. First we have to fix frame of reference. अरे बोलना भाई, क्या तुम्हें रेस्ट और मोशन क्लियर हुआ? क्या तुम्हें फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हुआ? क्या तुम्हें काइनेमेटिक्स पता लगा क्या होता है? क्या डायनेमिक्स पता लगा क्या होता है? तुम पढ़ोगे क्या काइनेमेटिक्स में? सिर्फ मोशन। क्या पढ़ोगे? मोशन। भैया हम रेस्ट नहीं पढ़ेंगे, है? रेस्ट कब पढ़ेंगे हम? तो वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर बॉडी एक ही लाइन में मोशन करे, एक ही डायरेक्शन में मोशन करे, एक ही डायरेक्शन में मोशन करने का मतलब क्या है? जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये मैं जा रहा हूँ, तो एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, भले ही मैं टर्न लेके इसी डायरेक्शन में वापस भी आ सकता हूँ। बोलो, यानी एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो उसे कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, जो कि तुम्हारा पहला चैप्टर है। समझ रहे हो? मोशन इन वन डायरेक्शन। और अगर मोशन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, या वाई और जेड कोऑर्डिनेट में, या जेड और एक्स कोऑर्डिनेट में, यानी किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट के बीच में हो रहा है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, क्लियर? ये एक्स है, ये वाई है, मैं यूं जा रहा हूँ, तो मोशन कैसे हो रहा है? एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है, तो उसे कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, जो किसमें? दो एक्सिस के बीच में होता है, तो उसे हम पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स का, मोशन इन अ प्लेन। तो हम कह सकते हैं व्हेन, हाँ दो ही है ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को ही क्या कहते हैं? मोशन इन वन डायमेंशन। समझ रहे हो?
तो ये चैप्टर का स्टार्टिंग है कि कैसे। अब तुम्हें ये लग रहा था यार ये अचानक चैप्टर हमारे पास आ कैसे जाते हैं, वो सिंपल एक कहानी है। पहले कहानी को समझो, बैकग्राउंड में पिक्चर बनेगी तो सब कहानी खत्म। क्यों जरूरत पड़ी, क्या हो सकता है, कैसे होता है। सिंपली अगर इफ मोशन इज इन वन डायमेंशन, मोशन इन इज इन वन डायमेंशन, तो उसको हम किसमें पढ़ते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D। और अगर 2 डायमेंशन होगा तो यार, तो मोशन इन अ प्लेन। अरे बोलना भाई, हाँ वो भी 3D मोशन हो जाएगा, मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। अपने को ये 2 ही चैप्टर देखने हैं काइनेमैटिक्स में, समझ रहा है भाई। तो उसमें से पहला चैप्टर अब हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज मोशन इन 1 डायमेंशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम डालते हैं बेटा मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन। अच्छा, मोशन इन 1 डायमेंशन कहने का मतलब क्या है कि बॉडी सिर्फ एक ही दिशा में भागेगा या बॉडी सिर्फ एक ही डायमेंशन में भागेगा। डायमेंशन इज नॉट मतलब सिमिलर डायरेक्शन, समझ रहे हो मेरी बात, समझो। मैं ये कह रहा हूँ मोशन एक ही डायमेंशन में हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मोशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। क्या हो गया, निकल जाता है ये बार बार है? मोशन कोई सी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जेड में हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो। सिंपली मेरी बात समझो, मोशन एक डायमेंशन में होना और मोशन एक डायरेक्शन में होना ये अलग अलग बातें। सिंपली सुनो, मोशन एक डायमेंशन में होता है तो उसमें 2 डायरेक्शन मिल सकता है। मान ली अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स मानूं, ऐसे जा रहा हूँ, एक ही डायमेंशन में तो जा रहा हूँ, और मुड़ गया तो नेगेटिव एक्स में आ गया, समझ रहे हो, डायरेक्शन चेंज कर दिया लेकिन डायमेंशन 1 ही। तो मोशन इन 1D में हम डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं लेकिन उसी डायमेंशन के अबाउट, उसी डायमेंशन के अबाउट। ऐसा नहीं कि मैं यूं जा रहा हूं और मुड़ के यूं चल दिया, तो ये तो मोशन इन 2D हो जाएगा, समझ रहा है। उसी डायमेंशन के अबाउट अगर मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, वो भी मोशन इन 1D कहलाएगा, यानी मोशन इन 1 डायमेंशन कहलाएगा। मोशन इन 1 डायमेंशन मतलब क्या है, सिंपली कि अगर आपका जो भी पोजीशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, जो भी पोजीशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, अगर वो केवल एक ही डायरेक्शन यानी सॉरी एक ही डायमेंशन में चेंज हो रही है, या तो एक्स में हो रही है या वाई में हो रही है या जेड में हो रही है, तो उसी को कहते हैं हम मोशन इन 1 डायमेंशन। तो क्या कहते हैं, चेंज इन पोजीशन with respect to frame of reference only in 1 dimension is called motion in 1 dimension। कह सकते हैं, लिख रहे, डेफिनेशन वाले हो तुम लोग हैं। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन with respect to frame of reference, with respect to frame of reference if occurs in 1 direction यानी सॉरी 1 डायमेंशन, either x, y or z, then it is said to be motion in 1D, motion in 1D। डिस्टेंस और डायमेंशन, डिस्टेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ। और डायमेंशन होता है एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट। अगर एक एक्सिस में है तो 1 डायमेंशन, 2 एक्सिस में है तो 2 डायमेंशन, 3 एक्सिस में है तो 3 डायमेंशन। अब मेरी बॉडी एक्स वाई जेड तीनों में है ना, बोलो, मेरी लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। क्लियर है, लेंथ, विड्थ और क्या रह गया, बोलो, हाइट, तीनों चीज है। इसका मतलब क्या है, मेरे जो डायमेंशन है वो 3 एक्सिस में आ रहे हैं, तो हम क्या, मेरी 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 बॉडी कैसी हो जाएगी, 3 डायमेंशनल या 3D। समझ रहे हो, क्लियर है। सबसे पहले हेडिंग आती है मोशन इन 1 डायमेंशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
मान लो एक बॉडी ऐसे है ना, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब मैं कह दूं ये हमारा कौन होगा, कोई भी, लेट्स से कलुआ। हाँ, तो अगर ये मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, बोलो कहाँ मूव कर रहा है? इफ कलुआ इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, इफ इट इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, क्वेश्चन है अगर कलुआ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है या एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, कह दूं इफ कलुआ इज मूविंग only in x direction, then which of the following statement is true? आराम से, चलो बताओ रास्ता है, शॉर्टकट कहाँ से मारेगा? बोलो क्या होगा ऑप्शन? सभी बच्चे बोलेंगे एक स्वर में, सभी लोग एक स्वर में बोलेंगे क्या है? ए। और एज यूजुअल ये गलत है। आ जाओ इधर। कैसे कैसे देख लो, मैंने क्या तुझसे ये कहा कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा तो टर्न नहीं कर सकता है? बोलना यार, मैं तुझसे ये कहा कि अगर एक ही एक्सिस में मूव करेगा तो ये कभी टर्न नहीं कर सकता है। मान ले ये कलवा बदमाश है, यहाँ इसको अपने पिताजी दिख गए, है ना, तो जैसे ही यहाँ तक गया क्लियर, और फिर वापस कहाँ आ गया लौट के इसी पोजीशन पे, तो मोशन तो एक ही एक्सिस में हुआ, मोशन तो एक ही एक्सिस में हुआ, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसमें? बोलना यार, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अबे जीरो ना यार, चेंज इन पोजीशन को ही तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या अगर एक ही एक्सिस में बॉडी मूव कर रही है तो ये हमेशा कहना सही होगा कि डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट? भैया ये तो आपने एक आइडियल सिचुएशन मान ली कि इसके पापा देखे, अगर नहीं दिखते तो ये बराबर होता, लेकिन मैंने इसमें कहा है ना कि बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है हमेशा। बोलो सही ना है? छोटा भी हो सकता है, कौन छोटा होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? इस केस में अगर इस प्लेन में नॉट नॉट ये जीरो है, एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा इसका? ये गलत है। चल आगे डिस्टेंस पढ़ लेते हैं अपन, है ना। डिस्टेंस क्या है बेटा? सिंपली इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। It is always positive or zero. It is always positive or zero. आ जाओ चमकाते हैं, बैठ जा भाई। डिस्प्लेसमेंट में सिंपली क्या है, इधर देख ले, हो इधर देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शिफ्ट इन पोजीशन, शिफ्ट इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शिफ्ट इन पोजीशन या फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, पोजीशन। और इसी को किताबी भाषा में कहते हैं इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, it is the shortest distance between initial and final position. It is the shortest distance between initial and final position. समझ रहे हो? जैसे मान लेते हैं हमें ग्राफ के बगैर समझाओ भैया, ग्राफ के आपने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, ग्राफ के साथ समझाओ, सॉरी। इधर देख लो, ये ए से बी जा रहा है, कोई आदमी कहाँ जा रहा है? ए से बी। ये कौन आदमी है जो हमेशा ए से बी जाता रहता है? वो कोई भी हो सकता है। अंदर देख लो, हाँ अब बताओ ये क्या है? पोजीशन। ये क्या है? पोजीशन बेटा। और ये क्या है? टाइम।
सही है, इस एक्सिस पे टाइम है, इस एक्सिस पे क्या है, पोजीशन। अब मुझे बताओ ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट ए और बी के डिस्टेंस से छोटा होगा या बड़ा होगा? कैसे निकालेंगे? एक्स इनिशियल को एक्स फाइनल से मिला देंगे, एक्स इनिशियल को एक्स फाइनल से मिला देंगे। एक्स क्या है, पोजीशन, एक्स क्या है, पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से क्या कह सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या कह सकता हूं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अरे बोलना यार, एक्स क्या है, पोजीशन, बार बार कह रहा हूं, एक्स क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। यही बात मैंने यहां लिखी, लेकिन ये तुम्हें लग रहा है भैया पुरानी बात है ना, ये ग्राफिकल एनालिसिस से भी समझ सकते हो, ठीक है। अब जल्दी से बताएंगे सभी लोग, एक स्वर में बताएंगे। क्या बताएंगे कि अगर ऐसा स्थिति हुआ तो, अगर ऐसा स्थिति हुआ तो ए और बी के बीच में, अगर मैं ये कह दूं ए और बी के बीच में इसके कोऑर्डिनेट दे दूं 2,3, इसके कोऑर्डिनेट दे दूं 4,6, तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? कैसे निकालो? तो निकालो ना यार, मैं कब मना कर रहा हूं, निकालो। अगर ए और बी के पोजीशन के कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? आई वांट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ। डिस्टेंस मैडम क्या बता रही हैं आप, और डिस्प्लेसमेंट ये 6 है, डिस्टेंस 6 है, 5, डिस्टेंस कितना है 5, और डिस्प्लेसमेंट कितना है √13। अब ये 2 इधर से हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, तो बोलो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से 2, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 से 6 जा रहे हैं तो 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट अंडर √13, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा 2 + 3, डिस्टेंस कितना होगा 2 + 3। देखो अच्छे अच्छे बच्चे इस जवाब को देते हैं और ये सरासर गलत है, सुन लो। हाँ अच्छा, तुम करोगे नहीं तो और गलत हो तुम, सुन लो। अब बच्चा लगता है यार यही तो है, 2 से 3, 2 और 2 3 को जोड़ दो, ऐसे ऐसे गया होगा, फिर ऐसे ऐसे गया होगा, तुम्हारे कहने से गया होगा, है? बताओ, ये तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का मेथड है। मान ले ये ए को दिख गई यहाँ पर कोई, अगर ए अंगूरी भाभी है और बी पर विभूति, ठीक है, तो अंगूरी भाभी जा रही थी इधर और विभूति नाच के, मतलब अंगूरी भाभी नाचते 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 विभूति के घर गई, तो बोलो एक्चुअल पाथ लेंथ तो ये हो जाएगा। ये तो तुम तो आर्बिट्ररी कंडीशन मान रहे हो ना अपने आप, ऐसा थोड़ी। डिस्प्ले डिस्टेंस जब भी बताना होगा उसमें एक्चुअल पाथ लेंथ देगा, ठीक है, ऐसे नहीं निकालते हैं। तो जो तुम डिस्टेंस फार्मूला के नाम से फार्मूला याद रख रखे हो वो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट फार्मूला है। और देखो वो कुछ भी नहीं है, अरे वही तो डिस्प्लेसमेंट फार्मूला लगा तो दिया मैंने इसमें। अरे डिस्प्लेसमेंट फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये कुछ तो चीज है, तो वही तो करा है, √ देख x2 - x1 4 - 2, इसको देख √13 को कैसे लिख सकते हैं, √4 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर, बोलिए कुछ और आया, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √13 ही आ गया। समझ रहा है, समझ रहा है। तो तू फालतू में वहम मत बेटा कि हमें डिस्प्लेसमेंट फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला नहीं आता है तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हो, बेसिक मैथ तो आता है, बोलो हो गया। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, रॉन्ग रॉन्ग। तो सही क्या है आप बता दो, इतने काबिल बन रहे हो तो सही किसी को नहीं पता है, ना तुम्हें पता है ना हमें पता है। पाथ लेंथ थोड़ी पता है किसी को, बोलो पाथ लेंथ थोड़ी पता है, तो हम ग्राफ में देख के क्या बता सकते हैं, केवल ओनली डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिख दूं वी कैन ओनली फाइंड डिस्प्लेसमेंट बाय ग्राफिकल एनालिसिस। अरे सही है क्या, बोलना यार, सही है।
ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जोरदार फील आना चाहिए बेटा, समझ रहे हो?